Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with RT. And today we will discuss about a very important topic and which is portfolio. और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 20 डे सीरीज़ स्टार्ट हमने की हुई है, जिसमें हम हिमांशी मैम के CDP के नोट्स रिवाइज़ करते हैं। और आज उसी सीरीज़ का डे नंबर 20 है, यानी आज नोट्स रिवीजन सीरीज़ का लास्ट डे है। और अभी तक अगर आपने बाकी के डेज नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए वो होने वाले हैं और आपकी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी नोट्स से। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं और नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अपने खुद नोट्स बना लेते हैं, तो आप भी CDP में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। बस एक सेकंड। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो यहाँ से आप देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है, यानी एक फ़ाइल होती है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा क्या, आप सभी के पास भी होगी कैसी फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा, इसमें मेरा कैमरा और नहीं मैं आपको दिखाती, मेरे पास भी एक इस तरीके से फ़ाइल होती है और इसमें ना चेन लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे चेन है, इस चेन से खुलती है और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ट्रांसपेरेंट करके वो पॉलीथीन लगी होती है, जिसमें आप अपनी मार्कशीट वगैरह रखते हो। ये 10th की मार्कशीट है, ये 12th की मार्कशीट है, ये फर्स्ट ईयर की है कॉलेज की, ये कॉलेज की सेकेंड ईयर की है, ये कॉलेज की फाइनल ईयर की है, और फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन के। इस तरीके से जो आपने अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, आप उनकी एक फ़ाइल बना लेते हो, आप उनको इकट्ठा रख देते हो। जैसे कि आपने कभी गेम में पार्टिसिपेट किया होगा, आपको गेम में कुछ ना कुछ मिला होगा, कोई ट्रॉफी मिली होगी, कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपने एक फ़ाइल में रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चे को अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां मिलती हैं, उन सभी को एक एकत्रित रखना, यानी उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके रख देना ही आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कि जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन की सभी क्षेत्र का क्रमबद्ध यानी ऑर्डर से, जैसे कि पहले आपने 10th की मार्कशीट रखी, फिर 12th की रखी, फिर आपने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की। इस तरीके से एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध जानकारी आपने एकत्रित करके रखी जाती है, यानी किसी बालक की उपलब्धियां या कमियां, ठीक है। कमियां, जैसे कि कमियां, वैसे तो कमियों को कौन ही संभाल कर रखेगा, सब अपनी उपलब्धियों को इस्तेमाल के रखते हैं। इन सभी जानकारी जो आपका पोर्टफोलियो में संचित रहता है। अब बात करते हैं जेंडर यानी लिंग की। तो सबसे पहले अगर जहाँ पे जेंडर लिखा हो, ये समझ लेना कि जो जेंडर लिखा है वो सोशल संरचना है, ठीक है। और कहीं पर सेक्स लिखा हो, यानी बायोलॉजिकल संरचना है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स एकदम पक्का हो जाएगा। अगर कहीं पर जेंडर लिखा हो तो वो आपका सोशल है, और सेक्स लिखा हो वो बायोलॉजिकल है। आप क्वेश्चन में जेंडर और सेक्स लिखा होगा तो आप तो इजीली पता लगा लोगे। तो इसीलिए ना हिंदी में क्या होता है कि जेंडर को भी लिंग कहते हैं और सेक्स को भी लिंग कहते हैं। तो इस वजह से ना जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं, तो वो फिर उसमें उनकी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो एक बार हिंदी वाले इंग्लिश को ज़रूर पढ़ें कि जेंडर है या फिर सेक्स है। अब बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की, यानी लिंग रूढ़िबद्धता। तो जो लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है, तो देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि जब हम एक पुरुष में और एक महिला में, यानी एक मेल में एक फीमेल में अंतर करते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी, रसोई में खाना पकाएंगी, और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके जॉब करेंगे और पैसे कमा के लाएंगे। तो ये क्या है, ये एक जो आप कह सकते हो कि एक स्टीरियोटाइप है जो चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और वो हमने अपने वर्तमान के जीवन में उतार लिया कि हाँ भाई यही है कि जो महिलाएं हैं वो किचन का काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके काम करेंगे।
तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहेंगे कि पहले से प्रथा चलती आ रही है और उन प्रथा को इतनी समय हो गया उन्हें चलते 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 कि आज वो भी आज के समय में वो हमने अपने वर्तमान जीवन में उतार दी और हमें ये लगता है कि नहीं, महिलाएं सिर्फ किचन के लिए बनी है और पुरुष बाहर जाकर काम करने के लिए बने हैं। बट ऐसा नहीं है, महिलाएं भी बाहर जाकर काम कर सकती हैं और पुरुष भी खाना बना सकते हैं। क्योंकि आपने राजीव का नाम सुना होगा, राजीव शेफ, राजीव सर है ना। राजीव सर एक शेफ़ हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं और बहुत सारे शेफ़ हैं। आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी मेल होते हैं, ठीक है, जो हमें रेसिपी वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि समाज में महिलाएं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं और पुरुष रोते नहीं हैं। तो ये भी एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणाएं हैं कि भाई जो महिलाएं हैं वो गणित में कमजोर होती है। कहते हैं ना कि जो गर्ल्स है वो तो मैथ्स में वीक होती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, गर्ल्स मैथ में वीक नहीं होती। ये कोई लिखा नहीं है कि भाई लड़कियां मैथ में कमज़ोर होंगी। अगर वो ठीक से प्रैक्टिस करेंगी, अच्छे से पढ़ेंगी, तो वो मैथ में इजीली अच्छा स्कोर कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि महिलाएं गणित में कमज़ोर होते, पुरुष रोते नहीं हैं। भाई क्यों, पुरुष क्यों नहीं रो सकते? अगर उनको चोट लगी है, उनको दर्द होता है, तो भाई वो भी रो सकते हैं। कोई ऐसी बात है जो उनके अंदर मतलब ठेस पहुँचे जिस बात से, तो वो रो सकते हैं। रो के वो अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि पुरुष है रोते नहीं है। वैसा आपके घर में भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। अगर आपका भाई है वो किसी बात पर रो जाता है या फिर कोई ऐसी बात हो गई कि भाई उसे रोना आ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा, तो आपके घर वाले भी कहेंगे क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। क्यों? भाई लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं रोते। कि लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये क्या, ये हमारी एक रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो चली आ रही हैं और आज उन्हें हमने अपने भावी जीवन में उतार लिया है और वो ही आगे चलकर जेंडर स्टीरियोटाइप होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर बाइस यानी लिंग पक्षपात की। तो ये लिंग पक्षपात क्या होता है? आपको जेंडर स्टीरियोटाइप समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस, तो यहाँ से देखिए आप, जेंडर बाइस यानी लिंग पक्षपात। तो लिंग पक्षपात आपका क्या होता है कि भाई इसमें ना ये नहीं है कि कि लड़कों ये काम करेंगे, लड़कियाँ ये काम करेंगी। जेंडर बाइसनेस का मतलब है कि किसी एक तरफ झुक जाना, है ना। या तो वो गर्ल्स की तरफ झुक रहा है या बॉयज़ की तरफ। एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज़ में जेंडर पार्शियलिटी करना, यानी पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि ज़्यादातर जो लेडीज टीचर होते हैं वो गर्ल्स की बातें सुनती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो जेंडर बाइसनेस कर रही है कि वो लड़कियों का सपोर्ट कर रही है और लड़कों का नहीं कर रही। तो वहाँ पर वो जेंडर बाइस है। उसमें ये नहीं है कि वो सामने वाला मेल है, सामने वाला फीमेल है। वो ऐसा भी हो सकती है कि मैडम है वो लड़कियों को इतना महत्व नहीं दे के लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रही है, तो वो लड़कों की तरफ यानी बॉयज़ की तरफ ज़्यादा झुकी है, तो वहाँ पे जेंडर बाइसनेस आ गई। अगर वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा झुकती और बॉयज़ को इतना महत्व नहीं देती, तब भी वहाँ पे जेंडर बाइसनेस आती। इसमें गर्ल्स या बॉयज़ का कोई चक्कर नहीं। इसमें यह है कि किसी एक जेंडर की तरफ झुकाव होना। अब वो बॉय हो, वो गर्ल हो, वो मैटर नहीं करता। बट अगर आप किसी एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुके हुए हो तो वो आपका जेंडर बाइसनेस होता है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंग क्षमता रखनी चाहिए, वे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। यहाँ से लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि देखो, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इस लाइन को कि लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए आप, कैमरामैन और कैमरा पर्सन, हमें कैमरामैन का प्रयोग ना करके कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। क्योंकि देखो कैमरामैन में तो मैन आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये बाइसनेस होगी कि भाई लड़कों की तरफ ज़्यादा झुकाव है कि कैमरामैन, कि जो कैमरा का काम सिर्फ लड़के ही करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगे। तो कैमरा मैन ना बोल के कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। चेयर मैन ना बोल के चेयर पर्सन बोलिए, ठीक है, ताकि वो बाइसनेस ना आए कि लड़कों की तरफ ही ज़्यादा झुकाव है, मैन की तरफ ही है, वुमेन की तरफ कुछ नहीं है। यस, तो आज आपका ये लास्ट टॉपिक था और आपका लास्ट डे था। तो आज हमने जो 20 डे हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी हिमांशी मैम के नोट्स रिवीजन की, तो आज वो आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करना। और अगर
आपको कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक का आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और एक बात और, आज अब जो सीरीज़ आएगी, यानी ये जो नोट्स रिवीजन की सीरीज़ थी जिसमें हम हिमांशी मैम के नोट्स रिवीजन करते थे, तो वो सीरीज़ तो आज आपकी डन हो गई है। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें हम एक टॉपिक उठाया करेंगे, उसको रिवाइज किया करेंगे, और उसके बाद उस क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं और जितने भी नए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किया करेंगे। तो मैंने ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट यानी थोड़ी सी ना कर दिया है, मैंने एक टॉपिक डाल दिया है जो वाइगॉस्की था। मैंने पहले आपको वाइगॉस्की टॉपिक अच्छे से रिवाइज कराया, और जो वाइगॉस्की से रिलेटेड जितने भी PYQ थे, नए क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी जो भी था वाइगॉस्की से रिलेटेड वो मैंने करा दिया है। तो वाइगॉस्की वाला टॉपिक तो आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आपका प्याजे का, क्योंकि जीन प्याजे भी एक काफ़ी अच्छे टॉपिक है आपका, काफ़ी अच्छा टॉपिक है जीन प्याजे वाला, जो CTET में आता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके जीन प्याजे से। और फिर हम जाएंगे चाइल्ड सेंटर्ड पर, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वहाँ से भी आपके CTET के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम एक टॉपिक रिवाइज किया करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो जैसे आपने ये 20 डेज़ की सीरीज़ ज्वाइन की हुई थी, इस तरीके से जो मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगी आप उसको भी ज्वाइन करना और अपनी CTET की प्रिपरेशन को अच्छा बनाना। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपकी इससे हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने CTET फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देन बाय।